नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। सत्ता पक्ष के सभी विधायक आगे आए। प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी और ऐसे में सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं सभी आगे आए हैं और मुख्यमंत्री सहायता कोष में देंगे 1 महीने का वेतन। कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता वो देंगे, 1 महीने का वेतन देंगे और साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशानुसार सभी विधायक अपना वेतन देंगे 1 महीने का। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने ये जानकारी दी है। हालांकि पहले भी कई विधायक अपने स्तर पर सामने आए। लगातार बार सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी सभी से अपील की थी कि अगर कोई चाहता है तो वो इस तरीके से पहल कर सकता है या फिर मदद कर सकता है। पहले भी कई विधायक आए लेकिन अब ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया जितने भी विधायक हैं सभी मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपने 1 महीने का वेतन देंगे। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे, साथ देंगे, तभी पॉसिबल होगा कि कोरोना को रोका जाए या फिर तभी पॉसिबल होगा कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। और इसीलिए सरकार के जितने भी विधायक हैं वो तमाम विधायक सामने आए हैं और 1 महीने का वेतन देने का फैसला उन्होंने किया है, क्योंकि कोविड से निपटना पहली प्राथमिकता है सरकार के लिए भी। कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद वो देंगे, 1 महीने का वेतन अपना और साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशानुसार सभी विधायक अपने वेतन को देने के लिए आगे आए हैं 1 महीने का। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने ये जानकारी दी है। तमाम विधायकों को पहले भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि जहां पर भी जरूरत पड़ेगी या फिर जरूरत महसूस होगी वो सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए और जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। ये पहले ही कह दिया गया था। हालांकि बीजेपी के भी तमाम विधायकों ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया है कि वो वेतन देंगे। मुख्यमंत्री सहायता कोष में सिर्फ कोविड से निपटने के लिए जो प्रबंधन किए जा रहे हैं, जो बंदोबस्त किए जा रहे हैं, उसमें मदद देने की दरकार महसूस की भी जा रही थी। उसमें विपक्ष के तमाम विधायकों या फिर अब सत्ता पक्ष की ही बात कर लीजिए, सत्ता पक्ष के सभी विधायक भी आगे आए मदद के लिए और साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 महीने का वेतन देने का फैसला किया है, जो कि सराहनीय कदम है। कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद को देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशानुसार सभी विधायक वेतन देने पर राजी हुए और इसको लेकर तमाम जानकारियां महेश जोशी ने साझा की है। स्पीकर ओम बिरला की राजस्थान के लिए पहल, संवेदनशीलता के साथ कोविड रोगियों की हर संभव सहायता में जुटे हुए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बिरला की राजस्थान के लिए पहल क्या है, आप समझिए पूरी खबर। संवेदनशीलता के साथ साथ कोविड रोगियों की हर संभव सहायता में बिरला लगातार जुटे हैं। बिरला के प्रयास से दुबई सरकार ने भेजे 6 ऑक्सीजन टैंकर और गुजरात के कांडला एयरपोर्ट पर पहुंचे ऑक्सीजन टैंकर, ये अपडेट है। स्पीकर ओम बिरला ने केंद्र सरकार से बात भी की थी। राजस्थान के लिए 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता होने से बच सकेगी मरीजों की जान। अब जो राहत वाली खबर है वो ये कि मरीजों को ऑक्सीजन की लगातार दरकार है, डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में लगातार नजर ताज़ा हालातों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बनी हुई है। अब पर्याप्त उपलब्धता से मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। कोरोना की गंभीर परिस्थितियों में संकट मोचक की भूमिका में ओम बिरला दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की जो गंभीर स्थितियां बनी हैं, विषम परिस्थितियां हैं, ऐसे में संकट मोचक की भूमिका में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन मुहैया कराने पर ओम बिरला ने केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। केंद्र सरकार से लगातार वो बातचीत भी कर रहे थे, तमाम मंत्रियों से लगातार संपर्क भी कर रहे थे, प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी उनकी लगातार बातचीत भी हो रही थी। अब राहत वाली खबर ये है कि ऑक्सीजन की कमी राजस्थान में नहीं होगी, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं ओम बिरला और ऑक्सीजन मुहैया कराने पर ओम बिरला ने केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। केंद्र सरकार पर भी लगातार प्रेशर अलग अलग राज्यों की तरफ से है कि उनको भी ऑक्सीजन मिले, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हर राज्य में है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर लगातार दबाव भी एक तरीके से है और कई तरह की बातें भी। राजस्थान में किस तरीके के हालात है इसको लेकर लगातार संवेदनशील बने हुए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कोविड रोगियों की हर संभव मदद में लगातार जुटे भी हैं। बिरला के प्रयास से ही दुबई सरकार ने 6 ऑक्सीजन टैंकर भेजे और गुजरात के कांडला एयरपोर्ट पर ये ऑक्सीजन टैंकर पहुंचे हैं। स्पीकर ओम बिरला ने केंद्र सरकार से लगातार बात भी की, लगातार उनसे संपर्क किया राजस्थान के ताज़ा हालात को लेकर और राजस्थान के लिए 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई और अब ऑक्सीजन की उपलब्धता होने की वजह से मरीजों को राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि इसी की दरकार थी। और कोरोना की गंभीर परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि संकट मोचक बनकर सामने खड़े हैं ओम बिरला और साथ ही साथ केंद्र सरकार का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है ऑक्सीजन मुहैया करवाने के लिए, क्योंकि ऐसे वक्त में केंद्र सरकार से सहयोग की बहुत दरकार है।
प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमण की दर। चिकित्सा विभाग के कोरोना आंकड़ों से निकल रही बड़ी खबर। अब प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमण की दर है। चिकित्सा विभाग के जो आंकड़े हैं उससे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में भले ही सामने आए हों 16,487 नए केस, लेकिन ये आंकड़ा तब जबकि राजस्थान में काफी कम तादाद में टेस्ट हुए हैं। पिछले एक दिन में महज 41,169 लोगों की कोरोना जांच की गई है और यानी कि सैंपल के हिसाब से 40% केस आए राजस्थान में पॉजिटिव, जबकि आमतौर पर 80,000 के आसपास होते कोरोना टेस्ट, जबकि पॉजिटिविटी दर रहती थी 25 से 30% के आसपास। ऐसे में सवाल यह है कि अगर आज 80,000 तक किए जाते टेस्ट तो संभवतया पॉजिटिव मरीजों का बन सकता था सबसे बड़ा रिकॉर्ड, और इसीलिए भी चिंता की बात है सरकार के लिए कि तमाम कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं, वो अलग अलग स्तर पर हो, सरकारी प्रशासनिक हर कदम, इसलिए कि कोविड की चेन को तोड़ा जा सके, इसलिए कि केसेस में कमी हो, लेकिन वो फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चिकित्सा विभाग के जो कोरोना के आंकड़े हैं उससे ये बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। चिंता वाली खबर है कि पिछले 24 घंटे में भले ही 16,487 नए केस निकलकर सामने आए हों, लेकिन ये आंकड़ा तब है जबकि राजस्थान में काफी कम तादाद में टेस्ट हुए हैं। पिछले एक दिन में महज 41,169 लोगों की कोरोना जांच की गई है। ये एक दिन का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। एक दिन में महज 41,169 लोगों की जांच हुई, यानी कि सैंपल के हिसाब से 40% केस राजस्थान में आए हैं, जबकि आमतौर पर 80,000 के आसपास कोरोना के टेस्ट होते हैं और पॉजिटिविटी दर रहती थी 25 से 30% के आसपास। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आज 80,000 तक किए जाते टेस्ट तो संभवतया पॉजिटिव मरीजों का जो रिकॉर्ड है वो सबसे बड़ा बन सकता था। कहीं ना कहीं चिंता वाली बात और भी हो सकती थी। ये सोचने वाली बात भी है, इस पर और गंभीर हो जाने की आवश्यकता है। प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। प्रदेश में कोरोना के जो हालात हैं उसके बीच में मरीजों के लिए एक राहत वाली खबर। केंद्र ने बढ़ाया 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा। केंद्र की तरफ से राहत मिली है राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के लोगों को। केंद्र ने 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया। राजस्थान को केंद्र से मिलेगी 310 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और सूरत के हजीरा प्लांट से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी। ये बड़ी अपडेट है। 270 से बढ़कर हुआ राजस्थान का कोटा 310 मीट्रिक टन। जामनगर से 70 मीट्रिक टन, सूरत हजीरा से 40 मीट्रिक टन, ओडिशा कालिंगानगर से 60 मीट्रिक टन, भिवाड़ी से 100 मीट्रिक टन, वेस्ट बंगाल बनपुर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन और राजस्थान में 125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। अब राजस्थान को कुल 435 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल पा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, कोविड के जो हालात हैं, विकट परिस्थितियां हैं, उसमें ऑक्सीजन की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही थी, लेकिन उसी बीच ये राहत वाली खबर है। बिल्कुल, देखिए दीपा, जिस तरह से 40 मीट्रिक टन का जो वापस दोबारा से कोटा केंद्र की तरफ से बढ़ाया गया है वो राजस्थान की जरूरत के हिसाब से हालांकि कम है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जितनी जरूरत है उस हिसाब से जो कोटा बढ़ाया गया है उसमें कुछ राहत जरूर मरीजों को मिलेगी। हम बात करें 40 मीट्रिक टन का कोटा बढ़ाया गया, उसके चलते अब केंद्र से राजस्थान को 310 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो मिलेगी। जो कोटा बढ़ाया गया है वो सूरत के हजीरा प्लांट से बढ़ाया गया है, 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वहां से मिलेगी। इससे पहले 270 मीट्रिक टन का कोटा राजस्थान का किया गया था, वह बढ़कर 310 मीट्रिक टन हो गया है। इसके साथ ही 125 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन राजस्थान में ऑक्सीजन सेपरेशन जो यूनिटें लगी हुई है उसके जरिए हो रहा है। तो कुल मिला के राजस्थान को अब 435 मीट्रिक टन के आसपास की उपलब्धता हो गई है। हालांकि जो डिमांड है वो तकरीबन 600 मीट्रिक टन के आसपास की बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं कि यदि कोरोना केस जो है वो थोड़े बहुत कम होते हैं तो जो मौजूदा आपूर्ति है उसमें काफी हद तक काम कर सकता है, बशर्ते कि कोरोना के केस है उन पर कुछ लगाम कर सके। जी विकास, लेकिन इस समस्या में भी लगातार ये एक तरीके से आवाज भी उठाई गई कि इतना तो चाहिए ही कम से कम, लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा कि डिमांड अलग अलग हिस्सों से ज्यादा आ रही है, उस डिमांड के अनुसार हम कहें कि ये काफी है फिलहाल ताजा स्थितियों को भांपते हुए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में लगातार केसेस हैं। जितने राजस्थान में उससे ज्यादा केसेस अलग अलग राज्यों में, और वहां से भी प्रेशर है बार बार केंद्र पर। देखिए दीपा, अगर बात करें हम ऑक्सीजन की तो ये डिमांड 435 मीट्रिक टन जो है वो फुलफिल हो रही है, लेकिन अगर हम मौजूदा हालात देखें, कल की अगर बात करते हैं तो तकरीबन जो संक्रमण की दर थी वो अब तक की सबसे हाईएस्ट संक्रमण दर रही है। कल राजस्थान के अंदर सिर्फ
40,000 के आसपास टेस्ट किए गए, जिनमें से 16,000 पॉजिटिव केस सामने आए। यानी कि अगर रोजमर्रा की तरह अगर कल भी 80,000 के आसपास टेस्ट होते तो राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा जो है पॉजिटिव मरीजों का आ सकता था। तो ऐसे में अभी चिंता की हालात बने हुए हैं राजस्थान में। ऐसा नहीं है कि पीक आ गया या फिर केस कंट्रोल होने लगे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ेगी। बिल्कुल, ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब राजस्थान को कुल 435 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है, ये राहत वाली बात भी है। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए। अलग अलग राज्य ऐसे जो बहुत ज्यादा प्रभावित है कोविड की वजह से भी, वहां पर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कई सवाल है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से ये राहत वाली खबर है। आगे बढ़ते बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सोनिया गांधी को चिट्ठी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा कि कांग्रेस नेताओं ने भारतीय वैक्सीन का मजाक उड़ाया। कोरोना काल में कांग्रेस के रवैये से निराशा हुई। कांग्रेस के कुछ नेता नकारात्मकता फैला रहे हैं। कोरोना महामारी के वक्त भी राजनीति हो रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के व्यवहार से दुखी लेकिन हैरान नहीं हूं। देश में बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। पीएम मोदी सबके साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। लोगों को गुमराह करना बंद करें कांग्रेस के नेता। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखा है और चिट्ठी में तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। कोविड को लेकर ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय वैक्सीन का मजाक उड़ाया और कोरोना काल में कांग्रेस के रवैये से निराशा हुई। कांग्रेस के कुछ नेता नकारात्मकता फैला रहे हैं, जबकि अभी सकारात्मकता की आवश्यकता है। कोरोना महामारी के वक्त भी राजनीति हो रही है, जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के व्यवहार से दुखी हूं लेकिन हैरान नहीं हूं। देश में बड़ा वैक्सीनेशन अभियान जारी है और पीएम मोदी सबके साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। लोगों को गुमराह करना कांग्रेस के लीडर्स बंद करें। कोविड काल में सभी को साथ में आना होगा। केंद्र सरकार के साथ सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी पॉसिबल है कि देश से कोरोना का खात्मा हो सके। ऐसे में राजनीति ना हो, ये जेपी नड्डा कह रहे हैं। साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा कोविड को खत्म करने के लिए। प्रदेशवासियों को लगेगी विदेशी कोविड वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए चिकित्सा विभाग की कवायद है। ये बड़ी खबर, प्रदेशवासियों को लगेगी विदेशी कोविड वैक्सीन और वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए चिकित्सा विभाग की कवायद। विदेशों से वैक्सीन आयात के लिए ग्लोबल टेंडर की कवायद है। हालांकि अभी विदेशी वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर मंथन लगातार जारी है और किस देश से मंगवाई जा सकती है राजस्थान के लिए वैक्सीन, इसको लेकर भी कई सवाल है कि आखिर वो कौन सा देश होगा जहां से राजस्थान के लिए वैक्सीन मंगवाई जा सकती है। इन सभी बिंदुओं पर हाई लेवल पर लगातार मंथन भी जारी है। इन सभी पॉइंट्स पर लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं, मंथन भी किया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन की दरकार लगातार है। अभी भी वैक्सीन हैं उपलब्ध, लेकिन वो नाकाफी हैं। प्रदेशवासियों को विदेशी कोविड वैक्सीन लगेगी और वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने कवायद की है। वैक्सीन की लगातार किल्लत है और इसीलिए चिकित्सा महकमे ने यह कवायद की है। विदेशों से वैक्सीन आयात के लिए ग्लोबल टेंडर की कवायद भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी विदेशी वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर मंथन लगातार जारी है। किस देश से मंगवाई जा सकती है राजस्थान के लिए वैक्सीन, इसको लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। जल्द ही वो तस्वीर भी सामने होगी, देश का नाम भी सामने होगा और अलग अलग बिंदु हैं जिन पर लगातार मंथन भी, हाई लेवल मीटिंग्स भी लगातार हो रही हैं, क्योंकि मसला वैक्सीन का है। भारतवर्ष वो पोखरण की धरा का गौरवशाली दिन आज। भारतवर्ष के लिए भी पोखरण की धरा के लिए भी गौरवशाली दिन आज है। सफल परमाणु परीक्षण की 23वीं वर्षगांठ आज है। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण की धरा पर परमाणु परीक्षण हुए थे। सफल परमाणु परीक्षण के बाद विश्व मानचित्र पर उभरा था पोखरण और भारत ने विश्व में सामरिक शक्ति का लोहा बनवाया था। गौरवान्वित महसूस कर रहे पोखरण की धरा के बाशिंदे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। और आज 23वीं वर्षगांठ भी है सफल परमाणु परीक्षण की और इसीलिए भी आज का दिन भारत के लिए भी, पोखरण के लोगों के लिए भी गौरवशाली दिन है। 11 और 13 मई को 1998 को पोखरण की धरा पर परमाणु परीक्षण किए गए थे। सफल परमाणु परीक्षण के बाद विश्व मानचित्र पर पोखरण की पहचान बनी, पोखरण उभरा और विश्व में सामरिक शक्ति का लोहा भारत ने मनवाया था। गौरवान्वित महसूस वो पोखरण के लोग भी कर रहे हैं, साथ में राजस्थान खुद भी कर रहा है। रेलवे अस्पतालों द्वारा उपचार के लिए नया सॉफ्टवेयर रेलटेल ने बनाया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर के जरिए ऐप के माध्यम से घर से ले सकेंगे उपचार। आज से नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली में शुरू किया गया ट्रायल और रेलवे कर्मचारी और उनके परिजन चिकित्सकों से सलाह ले सकेंगे। डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐप पर ही बीमारी की दवा देंगे और दोबारा दिखाने पर डॉक्टर के पास इलाज का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिम रेलवे में शुरू की गई है टेलीमेडिसिन सुविधा।
जिसके तहत मोबाइल पर चिकित्सकों ने शुरू किया परामर्श देना। ऐसे में फिलहाल उत्तर पश्चिम रेलवे में ऐप से उपचार शुरू होना मुश्किल है। फिलहाल ये मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन टेलीमेडिसिन की जो सुविधा है वो लगातार जारी है। ये बड़ी राहत वाली खबर भी है। आपको बताएं एक बार फिर से, रेलवे अस्पतालों द्वारा उपचार के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया, नया सॉफ्टवेयर है और रेलटेल ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया हुआ है। सॉफ्टवेयर के जरिए ऐप के माध्यम से घर से ही लोग उपचार ले सकेंगे। ये राहत वाली बात होगी, घर से ही उपचार उनको मिल सकेगा। और आज से नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में शुरू किया गया है ट्रायल। ये ट्रायल नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में शुरू भी हो चुका है और रेलवे कर्मचारी साथ में उनके परिजन चिकित्सकों से सलाह ले सकेंगे घर में रहते हुए। डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे ऐप पर ही और बीमारी के बारे में जानकारी देंगे, दवा देंगे। दोबारा दिखाने पर डॉक्टर के पास इलाज का पूरा रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिम रेलवे में शुरू की गई है टेलीमेडिसिन की सुविधा, जिसके तहत मोबाइल पर चिकित्सकों ने शुरू किया है परामर्श देना टेलीमेडिसिन सुविधा के तहत। और ऐसे में फिलहाल उत्तर पश्चिम रेलवे में ऐप से उपचार शुरू होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने की ममता बनर्जी की तारीफ। कांग्रेस के नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ की सिंघवी ने और कहा कि भाजपा के धनबल, संसाधन, केंद्रीय एजेंसियों और मीडिया प्रबंधन के बावजूद शानदार जीत हुई ममता बनर्जी की, जो कि काबिले तारीफ है। ममता बनी भाजपा विरोधी दलों की प्रमुख नेता, ये अभिषेक मनु सिंघवी साहब कह रहे हैं, परंतु उन्हें विपक्ष का नेतृत्व देने का फैसला करने का अभी समय नहीं है और गठबंधन मोर्चा बनाने के बारे में व्यापक विचार विमर्श और सहमति बहुत जरूरी है। बातचीत लगातार भी हो रही है, सहमति बहुत जरूरी है। भाजपा को हराने के लिए लोगों ने ममता को ही वोट किया। भाजपा को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर ममता को जिताने की कोशिश की, ममता को वोट दिया और उसके बाद जीत भी हुई। इसलिए कांग्रेस बंगाल में हारी है। उन्होंने कांग्रेस की हार की वजह भी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी जो वोट थे वो टीएमसी के पास गए और इसीलिए जाहिर सी बात है कांग्रेस को वहां पर खाली हाथ से संतोष करना पड़ा। हार का विश्लेषण कर बंगाल में फिर से हर स्तर पर नए चेहरे के साथ कांग्रेस को खड़ा करेंगे। ये सिंघवी कह रहे हैं कि बंगाल में हार पर लगातार मंथन भी हो रहा है, हर पहलू पर लगातार मंथन किया जा रहा है और उसके बाद अब नई तैयारी के साथ, नए चेहरे के साथ कांग्रेस को खड़ा करेंगे। राजस्थान मूल के निवासी सिंघवी पश्चिम बंगाल से हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, और इसीलिए भी जब उनसे पूछा गया पश्चिम बंगाल में हार को लेकर तो उन्होंने साफ तौर से कई पॉइंट्स भी गिनाए और साफ तौर से ये तारीफ की ममता बनर्जी को लेकर भी कि तमाम कोशिशें बीजेपी ने वहां पर की, लेकिन ममता ने पटकनी दे दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए सिंघवी ने कहा कि भाजपा के धनबल, संसाधन, केंद्रीय एजेंसियों और मीडिया प्रबंधन के बावजूद भी शानदार जीत ममता बनर्जी की हुई है और ममता भाजपा विरोधी दलों की प्रमुख नेता बन गई हैं, लेकिन उन्हें विपक्ष का नेतृत्व देने का फैसला करने का भी समय नहीं है। इस पर थोड़ा सा और विचार करना होगा। गठबंधन और मोर्चा बनाने के बारे में व्यापक विचार विमर्श व सहमति की जरूरत है और भाजपा को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में तमाम वोटर्स ने ममता को वोट दिया, टीएमसी को चुना और इसीलिए हार का सामना कांग्रेस को वहां पर करना पड़ गया, जो कि लेफ्ट के साथ गठबंधन में चुनाव में उतरी थी। हार का विश्लेषण कर बंगाल में फिर से हर स्तर पर नए चेहरे के साथ, नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस को खड़ा करेंगे और साथ ही राजस्थान मूल के निवासी हैं सिंघवी, पश्चिम बंगाल से वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं और तमाम बातें उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए की हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना महामारी आउट ऑफ कंट्रोल, केंद्र पर फुल लॉकडाउन लगाने का दबाव है। कोरोना महामारी लगातार आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अलग अलग राज्यों की स्थिति छिपी नहीं है, अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जहां से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में केंद्र पर फुल लॉकडाउन लगाने का दबाव भी है। राष्ट्रपति बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउची ने राय दी है। इधर आईएमए ने भी पत्र लिखकर 15 दिन के लॉकडाउन की सलाह दी थी और कहा कि वैक्सीन तो आगे चलकर केवल करेगी मदद ही, लेकिन संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए फुल लॉकडाउन की जरूरत है, दरकार है। और ऐसे में केंद्र को बिना देरी किए, बिना वक्त गवाए फुल लॉकडाउन का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि पहली वेव में इतनी केसेस निकलकर सामने नहीं आए थे या फिर पहली वेव इतनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी लॉकडाउन लगा दिया गया, जो कि दूसरी वेव बहुत खतरनाक है। बार बार ये कहा भी जा रहा है, राज्य की सरकारें ये खुद कह रही हैं कि राज्य अपने स्तर पर लॉकडाउन लगा रहे हैं, जो कि केंद्र को लगाना चाहिए था। राजस्थान की सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि केंद्र सरकार को खुद अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाना होगा, क्योंकि चेन को तोड़ना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए केंद्र की सरकार की भी। लगातार कोरोना महामारी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, केंद्र पर फुल लॉकडाउन लगाने का प्रेशर है। राष्ट्रपति बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउची ने राय दी है
इधर आईएमए ने भी पत्र लिखकर 15 दिन के लॉकडाउन की सलाह दी थी और कहा था कि वैक्सीन तो आगे चलकर केवल मदद ही करेगी, लेकिन संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए फुल लॉकडाउन की दरकार है। अब केंद्र पर ही सबकी निगाहें हैं कि फुल लॉकडाउन का ऐलान होता है या फिर थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन लेने में। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो डराने वाले हैं। लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। भारत में किस तरीके से हालात बेकाबू हो रहे हैं कोविड की वजह से, ये खबर चिंताजनक है देशवासियों के लिहाज से भी। भारत में 24 घंटे का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। कोरोना के 3,29,942 नए केस निकलकर सामने आए और भारत में 24 घंटे में कोरोना से 3,876 लोगों की मौत हुई है। और भारत में ही पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,56,082 मरीज स्वस्थ हुए हैं, रिकवर हुए हैं, जो कि राहत वाली बात है। और हर गुजरते दिन के साथ जो केसेस बढ़ रहे हैं वो चिंता वाली बात है। 2,29,92,517 मामले कोरोना के अब तक निकलकर सामने आए हैं। ये अभी तक का आंकड़ा है। और भारत में कोविड से जो ठीक होने वाले हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। राहत वाली बात यह कि 1,90,27,304 मरीज रिकवर हुए, स्वस्थ हुए, अभी तक का ये आंकड़ा। और भारत में कोरोना से जो मौतें हुई हैं उसको लेकर भी लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जाने तक सरकारों ने क्यों नहीं इंतजाम किए। कोरोना से अब तक 2,49,992 लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही साथ जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो भी चिंताजनक है। 17,27,10,066 लोगों को अभी तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लगातार वैक्सीनेट हो रहे हैं लोग, लेकिन उसके इतर जो केसेस है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। सरकारों के लिए चिंता की बात यह है, आम लोगों के लिए भी सतर्क हो जाने का वक्त है। हिमंता से जगी सिंधिया की उम्मीद, कई और नेताओं को लग रहा अब उनकी किस्मत चमकेगी। अब हिमंता से सिंधिया की उम्मीद किस तरीके से जगी है, ये पूरी खबर बेहद महत्वपूर्ण है। कई और नेता भी हैं जिनको लग रहा है कि उनकी किस्मत बदलने वाली है या फिर चमकने वाली है। कांग्रेस से भाजपा में आए कई नेता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष या किसी अहम पद के लिए खुद को करना पड़ता है साबित। एन बीरेन्द्र सिंह, नेफ्यू रियो आदि इसलिए मुख्यमंत्री बने क्योंकि भाजपा के पास नहीं था कोई विकल्प। लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम भारत में ये स्थिति नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हिमंता का नहीं, चौधरी बीरेन्द्र सिंह का उदाहरण देखना चाहिए। और बड़ी विरासत होने के बावजूद भाजपा ने नहीं बनाया मुख्यमंत्री, आखिरकार लेना पड़ा संन्यास। और असम की कहानी केवल पूर्वोत्तर में ही दोहराई जा सकती है। पूर्वोत्तर में ही ऐसा हो सकता है, कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर में ही ये दोहराई जा सकती है। ये अलग अलग हिस्सों में ऐसा होता नहीं है। खुद को साबित करना होता है, उसके बाद कोई अहम जिम्मेदारी आपको देती है पार्टी। बंगाल में भाजपा के लिए एक और टेंशन खड़ी हो गई है। सांसद से विधायक बने नेताओं का भविष्य निश्चित प्रमाणिक जगन्नाथ सरकार को लेकर कंफ्यूज। दोनों नेताओं को लोकसभा या विधानसभा किससे दिलाएं इस्तीफा, ये कंफ्यूजन है। वैसे अधिकतर भाजपा नेताओं का मानना लोकसभा से नहीं दिलाया जाए इस्तीफा, क्योंकि बंगाल में भाजपा के 2 विधायक कम हो भी जाएं तो नहीं पड़ेगा ज्यादा फर्क। लेकिन अगर लोकसभा में दिलाया जाता इस्तीफा तो टीएमसी की बढ़ेगी ताकत और ऐसे में भाजपा अलकमान शायद नहीं लेना चाहेगा कोई भी जोखिम, और इसलिए भी लगातार मंथन चल रहा है। भाजपा में कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले ज्यादा मुख्यमंत्री हैं। भाजपा में कांग्रेस के जो पृष्ठभूमि वाले नेता हैं वो ज्यादा मुख्यमंत्री बने, यानी वर्तमान में कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले 12 मुख्यमंत्री, जबकि इसकी तुलना में संघ पृष्ठभूमि के 9 ही मुख्यमंत्री। मतलब भाजपा में भी कांग्रेस सोच के मुख्यमंत्रियों ने बाजी मारी है। अब जो भाजपा में कांग्रेस से आए हुए मंत्री हैं, लीडर्स हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई, यानी कि मुख्यमंत्रियों ने बाजी मारी जो कांग्रेस से आए। कांग्रेस से बाहर जाकर मुख्यमंत्री बनते नेता ममता बनर्जी, रंगास्वामी, जगनमोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव भी पहले थे कांग्रेसी ही, और इस तरह पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कांग्रेस से निकले नेता बने मुख्यमंत्री। पेमा खांडू, कॉनरेड संगमा एंड बीरेन नेफ्यूरियो आदि की पृष्ठभूमि भी कांग्रेसी रही है। और इन सभी मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर कांग्रेस से ताल्लुक रखा और कांग्रेस के विचारधारा से इन्फ्लुएंस भी वो दिखाई दिए। लेकिन जब बीजेपी में आते हैं या फिर अलग दलों का वो निर्माण करते हैं, अलग दलों में जाते हैं, तो उनको फायदा मिलता है। मुख्यमंत्री बनकर कई ऐसे लीडर्स हैं जो उभरे हैं। पूर्वोत्तर की फिक्र में हिमंता को कमान, जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं कि पूर्वोत्तर की फिक्र में हिमंता बिस्वा शर्मा को कमान सौंपी गई है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए अब की बार हिमंता मुख्यमंत्री पद से कम पर मानने को नहीं थे राजी। हालांकि भाजपा के लिए ये फैसला आसान नहीं था।
लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा अड़े हुए थे, मानने को राजी नहीं थे। उसके बाद ये फैसला लेना पड़ गया। भाजपा ने सभी आशंकाओं पर विराम लगाकर हेमंता पर दाव खेला और पार्टी अलकमान ने पूर्वोत्तर में मजबूती के लिए दिखाया बड़ा दिल। आगामी साल होने वाले मणिपुर विधानसभा चुनाव में भुनाएगी भाजपा और त्रिपुरा मेघालय में स्थानीय चुनावों में लगा झटका भी एक कारण है और इसीलिए भी सोच समझकर ये फैसला लिया गया है अलकमान की तरफ से। हालांकि ये फैसला आसान नहीं था। यकीन मानिए बीजेपी अलकमान के लिए बेटों के वहां पर सर्बानंद सोनोवाल की स्थिति मजबूत थी, लेकिन उसके बावजूद भी हेमंता मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद ये फैसला हुआ। अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आखिर भाजपा क्यों नहीं मानती स्वामी की सलाह, ये बड़ा सवाल भी है। लगातार वो सलाह देते भी रहते हैं फ्री का, लेकिन उसको भाजपा मानती नहीं है। सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के सुझावों को किया जाता है अनदेखा, दरकिनार। अर्थव्यवस्था, चीन के प्रति नीति, कोरोना से लड़ने तक की रणनीति पर दिए कई सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव, लेकिन केंद्र सरकार स्वामी की किसी भी रणनीति को मानने को तैयार नहीं है। जब इस स्थिति बिगड़ता देख सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 12 लोगों की टास्क फोर्स, तो स्वामी ने बताया अगर मेरी बात मानी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। हालांकि स्वामी ने मानो या न मानो के आधार पर सलाह देना जारी रखा है। अब पार्टी के नए मुख्यालय को कोविड सेंटर बनाने की भी सलाह वो दे रहे हैं और लगता नहीं कि पार्टी में कोई उनकी सलाह को गंभीरता से लेगा। जिस तरीके से तमाम सलाह उन्होंने दी है कोविड को लेकर भी, चीन को लेकर भी, वो सलाह केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं की। हालांकि वो अभी भी जारी है, लगातार एक के बाद एक सुझाव देते रहते हैं, लेकिन अभी ये लग नहीं रहा कि उनकी सलाह को, सुझाव को गंभीरता से लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की हालत खराब है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती है आजम खान। ये बड़ी खबर, कल से ही लगातार उनकी स्थिति बिगड़ रही है। ये लगातार अपडेट भी वहां से आ रहा है। सपा के वरिष्ठ लीडर हैं आजम खान, जिनकी हालत नाजुक है, खराब है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती हैं और आजम खान को हर मिनट पड़ रही 10 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की जरूरत। क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में वो लगातार हैं। अब बेटे अब्दुल्ला खान भी कोरोना की वजह से भर्ती हैं। आजम खान बेटे के साथ फरवरी 2020 से ही जिला कारागार सीतापुर में बंद हैं। जमीन हथियाने, अतिक्रमण, अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में वो सजा काट रहे थे, लेकिन अचानक से कोविड की समस्या होने के बाद उनको लखनऊ के मेदांता में भर्ती किया गया। अब वहां पर उनकी क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है, हालत नाजुक है। डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी में है, लेकिन 10 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता उनको हर मिनट पड़ रही है, जो कि बड़ी समस्या है। अब लगातार जो उनके समर्थक भी हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो लगातार दुआ भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आजम खान ठीक हो जाए। कोरोना महात्रासदी में फंसा भारत, चीन ने लद्दाख सीमा पर तैनात किए घातक रॉकेट। और कोरोना महात्रासदी में किस तरीके से भारत फंसा हुआ है आप देख रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में चीन ने लद्दाख सीमा पर तैनात किए घातक रॉकेट लॉन्चर। ये वही इलाका है जहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी, आपको याद होगा। सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इन लॉन्चर्स को भारतीय सीमा पर शिनजियांग कमांड को सौंपा गया और अत्याधुनिक रॉकेट पूरी तरीके से कंप्यूटर से संचालित होते हैं और एक साथ कई ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसलिए भी चुनौती बड़ी है। अब भारत के सामने संकट है, हिंदुस्तान के सामने संकट कोरोना से निपटने की है। अब कोरोना से निपटे या फिर चीन से निपटे, ये बड़ा सवाल भी है। चीन लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दूसरी ओर भारत के सामने कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, शराबी युवक ने क्वारंटीन सेंटर में किया हंगामा। कोटा रोड स्थित महेश भवन क्वारंटीन सेंटर का ये पूरा मसला है। शराब में धुत था और शराबी युवक ने क्वारंटीन सेंटर में किस तरीके से हंगामा किया। कोटा रोड स्थित महेश भवन क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मियों को बल का इस्तेमाल भी वहां पर करना पड़ गया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। ये वही वीडियो आपके सामने है, शराब के नशे में धुत था, क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर है, वहीं का ये वीडियो। पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, समझाइश की उसको समझाने की कोशिश, लेकिन वो होश में नहीं था। उसके बाद बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है क्वारंटीन सेंटर का। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।